आपका स्टडी अड्डा प्रो में स्वागत है। भारत का संवैधानिक विकास 1861 और 1892 के अधिनियम। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1861 के अधिनियम के प्रावधानों की और फिर उसका विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 1892 के अधिनियम पर, उसके प्रावधानों और उसकी सीमाओं को समझेंगे और आखिर में परीक्षा के नजरिए से इन दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन और सारांश देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले खंड से, 1861 का अधिनियम प्रावधान। यहां हम देखेंगे कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 के जरिए कौन से बुनियादी बदलाव लाए गए थे। तो देखिए, 1861 के अधिनियम की जो सबसे महत्वपूर्ण देन थी वो थी विभागीय प्रणाली, जिसे पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहते हैं। इसे लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया था। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद के हर सदस्य को एक या एक से ज्यादा विभागों का प्रभारी बना दिया गया। परिषद में सदस्यों की संख्या 4+1 थी। इस सिस्टम से हुआ ये कि वाइसरॉय की शक्ति काफी बढ़ गई, क्योंकि अब वो विभागों के जरिए ज्यादा कुशलता से काम कर सकता। इस अधिनियम के तहत एक और बहुत बड़ी चीज हुई। विधायी परिषद में पहली बार भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत हुई। हाँ, ये बात और है कि इनकी संख्या काफी सीमित थी, कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 12 सदस्य, जिन्हें वाइसरॉय मनोनीत करते थे। जो पहले 3 भारतीय सदस्य थे, उनके नाम याद रखना जरूरी हैं: बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, और ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कि इनकी भूमिका सिर्फ सलाहकारी थी, मतलब सलाह देने तक ही सीमित। इनके पास कोई असल शक्ति नहीं थी। 1861 का अधिनियम विकेंद्रीकरण की दिशा में भी एक कदम माना जाता है। इसने क्या किया? इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को उनकी विधायी शक्तियां वापस दे दी, जो पहले उनसे ले ली गई थी। इसके अलावा वाइसरॉय को एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति मिली, अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। अब ये अध्यादेश क्या होता है? ये एक ऐसा कानून है जिसे वाइसरॉय आपातकाल में विधान परिषद की मंजूरी के बिना लागू कर सकता था, और इसकी वैधता होती थी 6 महीने। तो ये थे 1861 अधिनियम के कुछ मुख्य प्रावधान। अब आते हैं अपने अगले खंड पर, जहां हम इसका विश्लेषण करेंगे। देखते हैं कि इस अधिनियम का महत्व क्या था और इसकी आलोचना क्यों की जाती है। देखिए, जब हम 1861 के अधिनियम का विश्लेषण करते हैं तो 2 पहलू सामने आते हैं, एक इसका महत्व और दूसरी इसकी आलोचना। अगर इसके महत्व की बात करें तो इसने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की। पहली बार भारतीयों को विधायी कार्यों में शामिल किया गया और विकेंद्रीकरण की नीति को आगे बढ़ाया गया। लेकिन इसकी आलोचना भी कम नहीं है। आलोचकों का कहना है कि सदस्य सिर्फ मनोनीत थे, चुनाव की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। जो भारतीय सदस्य थे भी, उनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी, और ये पूरी संस्था सिर्फ एक सलाहकारी निकाय बनकर रह गई थी। तो 1861 के अधिनियम में जो कमियां थीं और उस वक्त देश में जो राजनीतिक चेतना बढ़ रही थी, उसके चलते लगभग 30 साल बाद एक और सुधार लाया गया। तो अब हम अपने तीसरे खंड में 1892 का अधिनियम और इसके प्रावधानों को देखेंगे। ये विधायी संरचनाओं के विकास में अगला कदम था। 1892 के अधिनियम ने परिषदों का विस्तार किया। विधायी परिषद में अब सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, न्यूनतम 10 और अधिकतम 16। ये एक महत्वपूर्ण वृद्धि थी। एक दिलचस्प बात यह थी कि जो गैर सरकारी सदस्य थे, उनमें से ज्यादातर उच्च शिक्षा प्राप्त और संपत्ति वाले वर्ग से आते थे। इससे ये पता चलता है कि प्रतिनिधित्व अभी भी आम लोगों तक नहीं पहुंचा। इस अधिनियम ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हालांकि सीमित ही सही, शुरुआत की। वो थी अप्रत्यक्ष निर्वाचन की। इसका सिद्धांत मनोनयन और सिफारिश पर आधारित था। एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अधिनियम में कहीं भी चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। प्रक्रिया ये थी कि विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड और नगरपालिका जैसे निकाय कुछ नामों की सिफारिश करते थे और वायसराय उन्हीं में से सदस्यों को मनोनीत करते थे। तो एक तरह से ये चुनाव की एक शुरुआती प्रक्रिया थी। 1892 में पहली बार कुछ संसदीय अधिकार भी दिए गए। सबसे महत्वपूर्ण था बजट पर चर्चा करने का अधिकार। हालांकि सदस्य बजट पर मतदान नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वो सरकार की वित्तीय नीतियों पर सवाल उठा सकते थे। इसके लिए 6 दिन का अग्रिम नोटिस देना जरूरी था। दूसरा बड़ा अधिकार था जनहित के मामलों पर प्रश्न पूछने का। इससे कार्यपालिका की जवाबदेही बढ़ी और सदस्यों को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने का एक मंच मिल गया। तो हमने देखा कि कुछ नए अधिकार तो मिले, लेकिन सवाल यह है कि ये अधिकार कितने वास्तविक थे, कितने स्वतंत्र थे। तो अपने चौथे खंड 1892 का अधिनियम सीमाएं में हम इन्हीं नए अधिकारों पर लगी पाबंदियों को समझेंगे। अधिकारों के साथ साथ महत्वपूर्ण सीमाएं भी थी। जैसा कि बिल्कुल साफ है, सदस्यों को बजट पर चर्चा का अधिकार तो था,
पर मतदान का अधिकार नहीं था। वो प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इसका मतलब क्या है कि अगर वो सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो फॉलो अप सवाल नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात, उनके पास सरकार को गिराने की कोई शक्ति नहीं थी। तो कुल मिलाकर जैसी मांग थी वैसे वास्तविक अधिकार नहीं दिए गए। इसीलिए यह सुधार अधूरा सा लगा। चलिए, अब हम अपने अंतिम खंड पर आ गए हैं। यहाँ हम दोनों अधिनियमों की सीधी तुलना करेंगे और परीक्षा के लिए मुख्य बिंदुओं को सारांशित करेंगे, ताकि सब कुछ आसानी से याद रहे। तो आइए इन दोनों अधिनियमों की तुलना इस तालिका के जरिए करते हैं। कॉलम है विषय 1861 अधिनियम और 1892 अधिनियम। पहला विषय केंद्रीय सदस्य। 1861 अधिनियम में 6 से 12 सदस्य थे। 1892 अधिनियम में ये बढ़कर 10 से 16 हो गए। दूसरा विषय नियुक्ति। 1861 में सिर्फ मनोनयन था, जबकि 1892 में मनोनयन के साथ सिफारिश यानी अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। तीसरा विषय बजट अधिकार। 1861 में कोई चर्चा नहीं। 1892 में चर्चा का अधिकार मिला, पर मतदान का नहीं। चौथा विषय प्रश्न पूछना। 1861 में बिल्कुल नहीं। 1892 में शर्तों के साथ जनहित के प्रश्न पूछने की अनुमति। चलिए, अब परीक्षा के लिए मुख्य बिंदुओं को फटाफट दोहरा लेते हैं। 1861 अधिनियम से क्या याद रखना है? पोर्टफोलियो प्रणाली, वाइसराय का 6 महीने का अध्यादेश, वे केंद्रीकरण की शुरुआत और 3 भारतीयों का मनोनयन। और 1892 अधिनियम के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं? सदस्यों की संख्या का 10 से 16 तक बढ़ना, अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत, बजट पर चर्चा का अधिकार, और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था।